Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ beat questions for CMA final, and today I am going to discuss paper number 18, Indirect Tax Law and Practice. That means GST and Custom. But आपको मैं ये भी बता दूं कि आज मैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 से जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आज डिस्कस करूंगा, और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक मेरा फर्स्ट पार्ट है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देखें। और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक भी यूट्यूब पे अवेलेबल है सेकंड पार्ट में, वो आप एक बार जाकर जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड मैं आपको बता दिया, इस पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, और मैं आपको अदर्स पेपर से रिलेटेड जैसे कॉर्पोरेट एंड कंप्लायंस पेपर नंबर 13 है, उसका रिविजनरी वीडियो के साथ साथ एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस है, वो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप एक बार जाकर विजिट करिए। आपको जैसा भी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। एमसीक्यू है, टोटल एमसीक्यू अवेलेबल है, और फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का 7 पार्ट में 7 पार्ट है। देयर आर 7 पार्ट्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एंड 5 पार्ट्स फॉर कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इन यूट्यूब चैनल। आप जाकर देखें और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको पेपर नंबर 15 दैट मीन्स कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, थ्योरी पेपर जो भी इसमें है, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हो गया, ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया, XBRL हो गया, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें। हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आपको जो भी देखना है आप जाकर के आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर नंबर 18, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, MCQ क्वेश्चंस, बीट क्वेश्चंस which are released by the CMA Institute। आज मैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 से जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके बाद वो मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 तक तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। डेरलिक्ट और गुड्स डाइट। डेरलिक्ट क्या होता है? डेरलिक्ट होता है are abandoned by the owner of the goods without any hope of recovery। जब एक गुड्स शिप के द्वारा आता है ना, तो सपोज डेट शिप डूबने लगता है, तो जो उसका जो ओनर होता है, ओनर ऑफ गुड्स आर क्या बोलता है कि द डेरलिक्ट आर गुड्स दैट आर अबैंडन्ड बाय ओनर ऑफ गुड्स विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरी। जब एक शिप डूबने लगा तो उस गुड्स को पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे कि शिप बच सके डूबने से, तो इसी को बोला जाता है डेरलिक्ट। तो 41 का ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, द GST फॉर्म to be filed by the composition dealer या supplier is, जो composition जो डीलर होते हैं वो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? तो यहाँ पे तो GSTR4 होगा, बट यहाँ पे क्वार्टरली नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जो GSTR4 है इसमें अमेंडमेंट आ चुका है। जो GSTR4 होता है वो आपको 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको फाइल करना होता है फॉर द कॉम्पोजिशन डीलर। यहाँ पे क्वार्टरली नहीं होगा। क्वार्टरली आप अभी इस जो GSTR4 की जगह पे जो पहले होता था क्वार्टरली, अभी तो GSTR4 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइल करना होता है। अभी क्वार्टरली GST CAP08 एक स्टेटमेंट है, वो फाइल करना होता है कंपोजिशन डीलर को। यहाँ पे ऑप्शन डी तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि और कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट GSTR4 क्वार्टरली नहीं फाइल होता है, अब GSTR4 को फाइल किया जाता है 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 का डी तो आप टिक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इसमें कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है तो, बट मैं आपको रेक्टिफाई भी कर दिया क्या भी प्रोविजन है।
अभी अभी का अमेंडमेंट के हिसाब से देखें तो। एंड नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि एक मिस्टर राम है जो कि रजिस्टर्ड इन चेन्नई में है, रजिस्टर्ड पर्सन है चेन्नई में, हैज सप्लाइड गुड्स टू कोची फिशर्स डिपार्टमेंट फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसका 2,65,000 इंक्लूसिव ऑफ 18% IGST। ठीक है, 2,65,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मिस्टर राम का, जो कि सप्लाई करता है गुड्स कोची फिशर्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, और ये जो 2,65,000 रुपीज है ये इंक्लूसिव ऑफ IGST है, इंक्लूसिव ऑफ IGST 18%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसमें TDS कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो TDS कटेगा कि नहीं इसको जानने के लिए पहले तो हमको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2,65,000 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ IGST है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। ठीक है फ्रेंड्स, देन यू हैव टू, आप मेरे कैलकुलेटर में देखिए ध्यान से, आपको मैं बताता हूं कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 2,65,000 इन योर कैलकुलेटर। ठीक है, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई 100 एंड देन डिवाइडेड बाई 118, क्योंकि यहाँ पे रेट था 18% इसलिए डिवाइडेड बाई 118 की है। ठीक है फ्रेंड्स, देन यू विल गेट 2,24,576। देन इस ये इतना अमाउंट आया, तो मैं आपको ये बता दूं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम से कम 2,50,000 रुपया से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के आप TDS काट सकते हैं इन GST। सो फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो 2.5 लाख से कम था, 2,50,000 से कम था, इसलिए इस पर कोई TDS का जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नील, कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इरेसिंग। 43 का ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, 43 का ए होगा। और TDS जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या लोकल अथॉरिटी या PSU उन्हीं लोग काटते हैं TDS। ओके, नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सोन इन, जो होता है ना बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होता है, उसी में शोन करता है। 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45। ए रजिस्टर्ड सप्लायर हु रेगुलरली फाइल्स मंथली GST रिटर्न has paid GST 72,000 pertaining to the month of May 2018 on 10/7/2018। ठीक है, द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले रेमिटेंस ऑफ GST। तो बोलता है ना कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसका GST लायबिलिटी था 72,000 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ मई महीना के लिए उसका GST लायबिलिटी था, बट वो पेमेंट किया 10 जुलाई 2018 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, कोई भी मंथ्स का आपका GST लायबिलिटी है तो उसको आपको नेक्स्ट मंथ का 20 तक आपको GST लायबिलिटी पेमेंट कर देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मई महीना का GST लायबिलिटी था इसका 72,000 रुपीज, तो इसका GST लायबिलिटी है 72,000 रुपीज, तो इसको 20 ऑफ जून 2080 तक इसका जमा कर देना जरूरी था, बट ये जमा नहीं किया, ये जमा किया GST, इसका जो लायबिलिटी था 72,000 रुपीज, ये जमा किया 10 जुलाई 2018 को। डेट मीन्स इसका लेट किया 20 डेज, 20 जून तक इसको करना चाहिए था, बट ये 10 जुलाई को जमा किया अपना GST लायबिलिटी, डेट मीन्स 20 डेज लेट किया। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, पूछ रहा है कि द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिलेड रेमिटेंस ऑफ फंड, तो इसका इंटरेस्ट बताइए कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंटरेस्ट है, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं GST गवर्नमेंट को, तो आपको 18% का इंटरेस्ट देना होता है। ओके, एंड तो लिखिए, रुकिए मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। 72,000 रुपीज आप लिखिए कैलकुलेटर में, एंड देन आफ्टर यू हैव टू पे एट 18% GST, 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप GST पेमेंट नहीं किए तो। ओके फ्रेंड्स, ओके, देन यू सी केयरफुली, यू विल गेट इट 960, and then after you will have to convert into how many days,
ही बिकमिंग लेट पेमेंट टू द गवर्नमेंट, कितना दिन लेट वो गवर्नमेंट को पेमेंट किया, ये लेट किया गवर्नमेंट को 20 दिन, ये 20 दिन लेट किया और एक साल में होता है 365 डेज। तो 1 minute I will again calculate it, 72,000 rupees, 18% into 20 divided by 3, 72,000 rupees into 18% into 20 दिन लेट किया और डिवाइडेड बाय 365 डेज, यू विल गेट इट 710। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई विल सी यू। 72,000 इसका जीएसटी लायबिलिटी था, 18% इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये लेट पेमेंट किया, और 20 दिन लेट किया है तो 20 दिन का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 365 डेज होता है एक साल में। तो आपको यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, आई थिंक दैट समथिंग रॉन्ग आई एम टाइपिंग। अब मैं आपको ध्यान से दिखाकर करता हूँ। 72,000 रुपीज़ आप टाइप करें, ठीक है। 18% आपका जीएसटी आप लेट्स पेमेंट किए तो 18% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और आप 20 दिन लेट किए इंटू 20 डिवाइडेड बाई 365। What is this happening? I am not understanding. When I am calculating here, I will get it into 20 divided by 365. Once again I will show you, 72,000 into 18% इंटरेस्ट लग रहा है इंटू आप वो 20 दिन लेट कर रहा है डिवाइडेड बाय 365 डेज। नो समथिंग एरर इज कमिंग हियर। 72,000 into 18% into 20 divided by 365. Once again I will show you, 72,000 into 18% into 20 divided by 365 days, आपको मिलेगा 710। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए होगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स द टैक्स लीव्ड आर, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ आईजीएसटी देने की जरूरत होता है। लक्ष्मी बिकेम लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ ऑन 10 नवंबर को लायबल हुई थी। सी सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, 18 तारीख को वो जमा की एप्लीकेशन, और द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 9 दिसंबर को। ठीक है, तो जिस दिन से जीएसटी लायबिलिटी उसके ऊपर आता है, दैट मीन्स जिस दिन से वो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए उसको लायबल होता है, तो उस दिन से अगर 30 डेज तक अगर वो अप्लाई कर देता है या देती है, तो उसको जिस दिन से लायबल हुआ था उसी दिन से उसको रजिस्टर माना जाएगा। दैट मीन्स 10 नवंबर से उसको रजिस्टर माना जाएगा। 47 का ऑप्शन ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ए मैन्युफैक्चरर हु इज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हैज परचेस्ड 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग फरवरी 2019 और विच आईजीएसटी पेमेंट किया 1 लाख रुपया हैज बीन पेड। ही हैज टेकन 100 kgs फॉर पर्सनल यूज एंड 200 kgs were stolen from the factory. Only 80% of the raw material were consumed during the month of production. The input tax credit available to him for the February 2019. तो कितना आईटीसी इसको मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन आप भूल जाइए कि इसमें दिया भी है, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्वेश्चन में। ओनली 80% ऑफ द रॉ मटेरियल वे कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि ये मैन्युफैक्चरर हुई से रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी 10,000 kg खरीदा रॉ मटेरियल, तो इसमें आपको पर्सनल यूज कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलियन हो गया, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलता है, तो आपको 300 प्रपोर्शनेटली आप घटा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 लाख रुपया आप टैक्स पेमेंट किए फॉर द 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको 1 kg का 10 रुपया पड़ रहा है आईजीएसटी। ठीक है, तो आप प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करिए। 300 kg का आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इस पर आईटीसी मिलता ही नहीं है फॉर द पर्सनल यूज एंड कोई चोरी वगैरह हो जाए, स्टोलन हो जाता है तो 300 kg से दोनों मिला करके तो 3,000 आप घटाइए 1 लाख रुपया आप दिए थे जीएसटी के रूप में, तो 1 लाख से आप घटाइएगा 3,000
तो आपको मिलेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 लाख से आप घटाते हैं 3000, जो कि आपको ITC नहीं मिलने वाला है, तो आपको 97,000 आएगा। दैट मीन्स यू विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 97,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 48 का बी। ओके फ्रेंड्स, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन कस्टम लॉ, ICE गेट मीन्स क्या होता है? इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे। 49 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसिस्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज गवर्नड बाई सेक्शन। तो ट्रांसिस्ट होता है एज पर सेक्शन 53 में होता है एज पर कस्टम एक्ट 1962। ट्रांसिस्ट मतलब होता है कि ये गुड्स जो इंडिया में आया और उसी व्हीकल से गुड्स इंडिया के बाहर चला गया, उसे ट्रांसिस्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी होगा, 50C होगा। सेक्शन 53 में ट्रांसिस्ट ऑफ गुड्स को डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन प्रीसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड। क्वेश्चन नंबर 51 का डी होगा। इंटायर लॉट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड ईयरली शुड बी री एक्सपोर्टेड एंड नो पोर्शन शुड बी रिमेन। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ए पर्सन ओकेशनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ इन यूनियन एंड टेरिटरी और ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ये होगा ऑप्शन ए होगा इसका। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, ये एज पर सेक्शन 24 ऑफ द CGST एक्ट 2017 में डिफाइंड है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन कहीं भी ओकेशनली कहीं भी ये अपना बिजनेस करना चाहता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये गवर्नमेंट को 5 दिन इन एडवांस में इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और इसका जो GST लायबिलिटी बनता है, एस्टिमेटेड GST लायबिलिटी, वो गवर्नमेंट को जमा कर देना उसको होता है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा, इसको जो टाइम पीरियड देगा गवर्नमेंट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसका वैलिडिटी होता है 90 डेज और एक्सटेंशन इस चीज को मिल सकता है 90 डेज का और। दैट मीन्स 180 दिन का इसको कैजुअल टैक्सेबल के पर्सन के रूप में वो बिजनेस कर सकता है। अगर वो 180 दिन से ज़्यादा अगर वो बिजनेस करता है तो उसको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जैसे सब लोग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, 52 का ए होगा। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53। महेश इज एम्प्लॉयड इन जेट ट्रेडर्स, ए प्रोप्राइटरी कंसर्न है ऑफ कुमार हैविंग टैक्सेबल टर्नओवर अंडर GST। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय महेश विल बी टैक्सेबल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय महेश कब होगा? जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय महेश टैक्सेबल कब होगा? ठीक है, तो महेश है जो कि कुमार कंसर्न है एक, उसके यहाँ प्रोप्राइटरी, उसका प्रोप्राइटरी कंसर्न है, उसमें वो ऐसे एम्प्लॉयड है एज ए एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसमें कब बोला कि कब उसको टैक्स देना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय महेश कब टैक्स देना पड़ेगा? महेश प्रोवाइडेड द ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू जेट ट्रेडर्स, कोई देने का दरकार नहीं है GST, क्योंकि एम्प्लॉयर में रिलेशन में कोई देने की जरूरत नहीं होता। महेश प्रोवाइड्स दम ऑन रेगुलर बेसिस, इसमें भी देने की जरूरत नहीं है। महेश प्रोवाइड्स दम टू द ब्रदर्स ऑफ कुमार नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो उसको देने का दरकार होगा GST। फिर से क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई? मैं आपको बता दूं कंपोजिट सप्लाई होता क्या है। कंपोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017 में डिफाइन है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब है कि नेचुरली बंडल्ड गुड्स को इसमें सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो रेट लगता है वो रेट लगता है टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वही रेट टोटल प्रोडक्ट पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट आर द सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस पे एप्लीकेबल होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3 में एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST? GST इसमें कौन एग्जेम्पशन है? कोई भी अगर आप बिजनेस एग्जीबिशन आप इंडिया का बाहर करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन है, आप GST से आपको GST में देने का कोई जरूरत नहीं है, आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं। क्योंकि GST सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया का बाहर के लिए थोड़े ना होता है। कोई भी टैक्स लगेगा तो इंडिया में ही लगता है GST आउट ऑफ इंडिया नहीं लगता है। GST इज ओनली फॉर इंडिया ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है, इसका ऑप्शन सी होगा, ईयरलियर ऑफ ए एंड बी। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट क्रिएट इन द बुक्स ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन 57 का सी। नो आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58।
टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ टैक्स टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आप 180 दिन के अंदर आप जो भी एक रिसिपिएंट है गुड्स का रिसिपिएंट कर लिया गुड्स, और वो जिस दिन वो रिसीव किया गुड्स उस दिन से 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए फॉर दैट गुड्स या सर्विसेज के लिए। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसको आरटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 का सी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59 59 का मैच द फ्लोइंग है। बोल रहा है कि डिटरमाइन द करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाइए। तो फूड डैमेज्ड, फूड अगर कोई डैमेज होता है ना तो उसको अबेटमेंट मिलता है। ठीक है, कोई भी फूड अगर डैमेज हो जाता है तो उसको अबेटमेंट मिलता है। कोई भी गुड्स अगर प्लीफर्ड हो जाता है, चोरी हो जाता है कोई भी गुड्स का, तो नॉट लायबल टू पे ड्यूटी, ड्यूटी देने का कोई जरूरत नहीं होता है कोई भी गुड्स अगर प्लीफर्ड हो जाता है। तो अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो फिर उसको रिमिशन ऑफ ड्यूटी होता है। दैट मीन्स क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। टू सेट्स ऑफ सेल्स वेयर इफेक्टेड बाय Bombay Limited, first set 1000 units at 190 and second set 900 units at 200 in terms of rule 7 deductive value of the custom valuation determination of value of imported goods, the unit price in the greatest aggregate quantity determined will be। जैसे इसमें रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू होता है ना, इसमें जो हाईएस्ट यूनिट जो आप सेल करते हैं उसी का रेट लिया जाता है। जब यहाँ देखिए यहाँ पे 1000 यूनिट ट्रांसफर सेल किया है और यहाँ पे 900 यूनिट सेल किया, तो इसमें 1000 यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे 900 सेल किया, तो 1000 का जो रेट लगेगा वही रेट यहाँ माना जाएगा। क्या बोलता है कि द यूनिट प्राइस इन द ग्रेटेस्ट एग्रेट प्राइस डिटरमाइंड विल बी, तो वो 190 होगा। 60 का ऑप्शन बी 190। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 61। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एमसीक्यू फॉर GST and custom indirect taxes. As per the Custom Tariff Act 1975, the following is not considered to be a way that constitutes circumstances of anti-dumping duty imposed on an article which may warrant action by the central government. इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, procuring the goods through an Indian subsidiary. So friends, today I already discussed all the MCQ of indirect tax and practice, that means GST and custom. So friends, if you like my videos then please, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को and share with your friends, and most important please subscribe my channel. Thank you.